नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और इस खास कार्यक्रम का आगाज उसी चुनावी माहौल के साथ करेंगे, उसी चुनावी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं जो बिहार में इस वक्त देखने को मिली है, वहीं से शुरुआत करेंगे और पहुंचेंगे बंगाल तक, जहां पर चुनावी माहौल के बीच में क्या कुछ हो रहा है और जिस तरह से कहते हैं बंगाली शब्दों में कि खेला होवे, क्या वहां पर सच में ऐसा कुछ होने वाला है और ममता बनर्जी की पैठ क्या है वहां पर। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को एक तरीके से कह सकते हैं कि घुटने टेकने पड़े एनडीए के सामने, क्या ममता बनर्जी के हालात कुछ उसी कड़ी पर नजर आ रही है? इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और करीब कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जो इन्होंने नजर डाली थी और जो विश्लेषण इन्होंने बताया था सटीक वही निकला है। और आप यकीन मानिए कि जो बिहार की जो तस्वीर थी वो इन्होंने सबसे पहले कहा था, टेलीविजन पर कहा था, ऑन रिकॉर्ड भी है और वही एंड में हमें तस्वीर भी देखने को मिली थी। बंगाल को लेकर के भी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है तो बंगाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप बिहार पर कर लेते हैं। बिहार में जो हमने तस्वीर देखी है प्रियदर्शी जी, उन तस्वीरों को देखकर क्या आपको क्या लगता है, क्या वो तस्वीर वाकई में ज़मीनी तौर पर वही आनी चाहिए थी? क्या सच में ये तस्वीर जो है वो कह सकते हैं कि बिहार में जायज़ है? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें कोई खेल हुआ है, एनडीए की इतनी प्रचंड बहुमत नहीं आ सकती थी लेकिन प्रचंड बहुमत आई है जो कि काबिल तारीफ है। और एक लंबे वक्त के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जो अपनी पकड़ वहाँ पर दिखाई है, क्या वो सच में वहाँ की जनता ने उन्हें वो सरोकार दिया है या फिर ये जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं क्या वो कई हद तक जो है हम इसको सही मान सकते हैं? प्रियदर्शी जी देखिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सही मामले में पूछा जाए तो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पर ऐसी कोई बात है नहीं। ये सिर्फ नेताओं की जुबानी है, जनता ये जुबान नहीं बोल रही है और जनता को जो जुबान बोलना था उसने चुनाव में बताया कि जनता की जुबान क्या है। दो चीजें मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी का वोट कटा होता तो वो सड़क पर होता। राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक प्रदेश है बिहार, वो दिल्ली नहीं है बिहार जहाँ किसी का वोट कट जाए लेकिन वो फ्लैट से नहीं निकलेंगे। वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो एक व्यक्ति ही आंदोलन करने के लिए काफ़ी है। तो वैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली। और दूसरी बात, जो अब ये बहानेबाजी लग रहा है, राहुल गांधी ने इस बहानेबाजी का पूरा प्रयोग पूरे देश स्तर पर किया है। जहां कहीं भी चुनाव हार जाती है कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियां, वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देती हैं। पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी किया करती थी, अब कांग्रेस करती है। जो चुनाव हारते हैं उसके लिए पंचिंग बॉक्स के तौर पर चुनाव आयोग होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव का तरीका होता है। बिहार का चुनाव उससे अछूता नहीं है। विपक्ष अपनी हार स्वीकार करने की बजाय बहानेबाजियां कर रहा है। अगर वो आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में फंसा हुआ है तब सही मामलों में वो समीक्षा नहीं कर रहा है। प्रियंका जी, अच्छा, तो विपक्ष ने एक तरीके से पंचिंग बैग की तरफ पर उस पर पंच मार दिया है कह सकते हैं। खैर, बिहार की तो बात हो गई है, बिहार टू बंगाल की तरफ एक रुख कर लेते हैं। बंगाल में स्थिति कैसी नजर आ रही है प्रियदर्शी जी? देखिए, बिहार जैसा है, बिहार से लगा हुआ स्टेट पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान निर्णायक हैं या बिहार से ज़्यादा 30% के करीब पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी, बेहद निर्णायक है मुसलमान। और मुसलमानों की धुरी पर पश्चिम बंगाल की राजनीति नाचती है। और अभी मुसलमानों की राजनीति का रिंग मास्टर अगर कहा जाए तो वो हैं ममता बनर्जी पिछले कुछ दशकों से। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिंग मास्टर के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो एक समय हमने देखा है कि लालू यादव भी उसी रिंग मास्टर के किंग थे और किंग मेकर के तौर पर वो जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी दशा देख लीजिए। बिहार में जो स्थिति उनकी है वो कह सकते हैं कि एकदम से बदलाव की एक लहर आई। दिल्ली में भी अगर हम एक नज़र डालें तो दिल्ली में भी हमने अरविंद केजरीवाल के आने के बाद जो है एक बदलाव की तस्वीर देखी थी जो एकाएक नज़र आई थी और वो कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं थी, एकदम से हाइक पर वो पहुँचे थे। तो बंगाल में जो आप रिंग मास्टर बता रहे हैं लेकिन उसकी किंग इस बार भी ममता बनर्जी होंगी, इसके पीछे कोई आपको लगता है कोई तर्क जो आप देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के रिंग मास्टर, खास करके अल्पसंख्यकों के रिंग मास्टर ममता बनर्जी इस बार खुद शिकंजे में रहेंगी, राजनीतिक शिकंजे में।
जो आप बिहार से जोड़ने का प्रयास पश्चिम बंगाल को कर रही हैं, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनाव के जीत की बात संकेत दिया था कि गंगा पटना से होकर के पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, यानी वो राजनीतिक धारा की बात कर रहे थे। तो जो चीज़ें बिहार में हुई कमोबेश वैसी ही स्थितियाँ पश्चिम बंगाल में भी हैं, या ज़्यादा उग्र। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ कि एक जो यादवों और मुसलमानों का जो गठजोड़ था और जिससे जनता त्रस्त हो चुकी थी, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एनडीए को इस चुनाव में मिला, पहले भी मिला है। उसी तरीके की स्थितियां पश्चिम बंगाल में भी है। ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, रिंग मास्टर हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, खास करके अल्पसंख्यकों की। लेकिन अब उनके समर्थकों का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो शैली है, जो राजनीतिक शैली है और जो ज़मीन पर उनकी कार्यशैली है, पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। वो रिएक्शन हो रहा है, इन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से रिएक्शन हो रहा है। मुसलमानों की अगर तारीफदारी करती हैं ममता बनर्जी, तो 30% को छोड़ करके बाकियों के बीच में उसका रिएक्शन होता है, जो बिहार में भी हुआ। बिहार में एक तरफ यादव और मुसलमान रह गए और बाकी लोग पूरी तरीके से यूनाइट होकर के एनडीए के पक्ष में चले गए। जो आप समझने का प्रयास कर रही थी कि क्या ये सतह पर है, वाकई था सिर्फ। और यादव और मुसलमानों का वोट कितना प्रतिशत होता है, जोड़ लीजिए बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में उतना वोट आया है महागठबंधन को 22% के आसपास। 22.5% तो आरजेडी को आया, 8% के करीब तमाम कांग्रेस को भी है, सभी पार्टियों को है, उनका वोट अपना है। एआईएमआईएम को महागठबंधन में मत रखिए, लेकिन एआईएमआईएम को भी जो वोट आई है, जिन सीटों पर कहा जा रहा था कि वो इस बार नहीं आएंगी, उन सीटों पर भी उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी। तो वो भी जो वोट था वो महागठबंधन का ही था, तो वो उनकी ओर गया। तो उन तमाम पार्टियों का अगर वोट आप जोड़ लीजिएगा, तो जो इनको वोट आना चाहिए था गुणागणित के हिसाब से, वो वोट आया है। पश्चिम बंगाल में भी यही है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है इस बार मुस्लिम और उनके अपने कुछ चहेतों के बीच सिमट कर रह जा सकती है संभवतः। ऐसा इसलिए कि लोग रिएक्ट जो कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बेहद फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष के तौर पर आज की तारीख में वहाँ कोई और नहीं है। ममता बनर्जी से उबेंगे लोग तो जाएंगे कहाँ? वाम की पार्टियां पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये चुनाव अगर निपट गए वाम वाले तो शायद ही बड़ी बात पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इस बार बदलाव कहीं ना कहीं एक तरीके से हमको भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी पिछला वाला जो चुनाव हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं एक चोट, एक गहरी घाव देने का काम बीजेपी ने किया था चुनावी माहौल के बीच में, और वो अभी भी कंटिन्यूटी में नजर आ रहा है। बहरहाल सवालों पर रहेंगे, चुनावी समीकरण पर अभी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगी। एग्जिट पोल जिसकी चर्चा हमारे दर्शक हमेशा करते रहते हैं और हम उनके लिए सटीक एग्जिट पोल लेकर के आते भी हैं, लेकिन अभी मैं उसी एग्जिट पोल के एक दूसरे फेज पर जाना चाहूँगी। बिहार के लेकर के आपने जो आपकी तरफ से, जो आपकी टीम की तरफ से जो एग्जिट पोल दिखाया गया था वो बिल्कुल सटीक रहा था, तो इस बार वही एग्जिट पोल हम बंगाल के लिए भी जानना चाहेंगे, क्या स्थिति? देखिए, पीआर स्किल वेंचर ने जो किया था एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों किया था, वो करीब करीब सटीकता के करीब रहा। और फिर से पीआर स्किल वेंचर इस बार पश्चिम बंगाल में उसी विश्वसनीयता को कैरी करते हुए चुनावी सर्वेक्षण करेगी। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल चूँकि अभी टीम गई है, टीम जा रही है, तो अभी कुछ दिन और रुकिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी उस तरीके से। थोड़ा सा समय इंतजार का लगेगा, उसके बाद जो है वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होकर के सामने आ जाएगी। लेकिन प्रियदर्शी जी, चलिए अब सवालों की तरफ ही रुक कर लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार जो है वो बीजेपी बंगाल पर कहीं ना कहीं अब अपनी पूरी पैनी नज़र बनाए हुए है। हालांकि अभी चुनावों में टाइम है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में भी आने वाले हैं, सभी जगह पर जो है बीजेपी एक दमखम के साथ में नज़र आ रही है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के अब एक अलग मोड़ पर जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम मैं वंदे मातरम का लेना चाहूँगी। वंदे मातरम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है
और हर जगह पर जो है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और एक जो सर्वेक्षण इसको लेकर के सामने आया था उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया कि वंदे मातरम बंगाली शैली से जुड़ी हुई पूरी की पूरी कथा है और उसमें जो है हर शब्द का मतलब माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। तो इसको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है? क्या बीजेपी इस पर जो निशाना जो प्रहार करना चाह रही है उसमें ज़्यादा सफल होती हुई नजर आ रही है, या फिर विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी जिस तरह से इस पर सवाल उठा रही है और खुलेआम उनके जवाब देने के तरीके में भी नजर आते हैं कि वो खुली चुनौती देती हुई नजर आती है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व हमेशा से मुखर रहा है, लेकिन 5 दशकों में, 6 दशकों में, 7 दशकों में जिस तरीके से वाम का प्रभाव पश्चिम बंगाल में रहा, उससे वहाँ पर हिंदुत्व बेहद कमज़ोर हुआ। ये वाम की वजह से हुआ, वाम दलों की वजह से हुआ। सबकी एकता तो बात ठीक है, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा सरकारें झुकी हुई रहीं और हिंदुओं के पक्ष में कम रही, चाहे वो वाम के दल सरकार चला रहे हों या टीएमसी अभी सरकार चला रही है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू जो थे, जो हिंदुओं की जो आवाज़ थी वो दब सी गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से चाहती है कि हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए। भक्ति आंदोलन के प्रणेता चैतन्य महाप्रभु की वो धरती, विवेकानंद की वो धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ जन्म लिए, मोहन राय, तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने सनातन के साथ साथ देश को सींचा, नई धारा पैदा की, वो धरती आज सिकुड़ी हुई, संकुचित महसूस करती है सनातन के मामले में, लेकिन वो दबाव की वजह से और वो वाम की दबाव की वजह से और वाम के चंगुल से जैसे जैसे पश्चिम बंगाल मुक्त होता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उस नैरेटिव का फायदा होने जा रहा है जो वो गढ़ रही है या बता रही है। वंदे मातरम को लेकर के आपने कहा, निश्चित तौर पर आनंद मठ जिसने भी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि आनंद मठ में सन्यासियों की जो लड़ाई है वो किन के बीच है, मुसलमानों के बीच में है और वहाँ के हिंदुओं के बीच में है। राजनीतिक सत्ता, उस समय की जो सियासी सत्ता थी, जैसा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, चीज़ें दुरुस्त नहीं थी। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में खाई गहरा हो गया था। वहाँ उसमें सन्यासियों ने विद्रोह किया था, वहाँ की सत्ता कुछ कर नहीं पा रही थी। और आनंद मठ में जैसा जिक्र है, सन्यासियों को अंग्रेज़ों से उम्मीदें थी, अंग्रेज़ों ने भी हालांकि सन्यासियों की मदद नहीं की थी। आनंद मठ उपन्यास में जिस तरीके का जिक्र है, आज वंदे मातरम को पूरी तरीके से जागृत करने का प्रयास पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो एक कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है कि वहाँ के भीतर ही जो हिंदुत्व के एलिमेंट हैं उनको उजागर बाहर लाया जाए, उसको फोर्स में के तौर पर तब्दील किया जाए, न कि आयातित वहाँ के विचारों के माध्यम से पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया जाए। जी ठीक है, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगी प्रियदर्शी जी, क्या इसमें एसआईआर की भूमिका ज़्यादा नज़र आ रही है? क्या एसआईआर की वजह से भी हिंदुत्व और जो आप वामपंथी और तमाम चीज़ों को जो आप कड़ियाँ बना करके जो जोड़ रहे हैं उस पर असर पड़ेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा बिहार की तरह ही प्रभावी है और बिहार से ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा। और इम्पैक्ट इस तरीके से नहीं पड़ेगा कि वहाँ कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा या टीएमसी को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में फ़ायदा लेने की, ये माफ़ करिएगा, बिहार में फ़ायदा लेने की कोशिश कांग्रेस ने की, औंधे मुँह गिर गई। आरजेडी ने कोशिश की, औंधे मुँह गिर गई। क्योंकि सच से सामना करना होता है ना। आज नेपाल की मैं बात बताता हूँ। नेपाल में कुछ मुस्लिम संस्थान हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि हमारी आबादी 40 लाख है, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से नेपाल में मुसलमानों की आबादी 14.5 लाख थी। 2 महीनों में, 3 महीनों के भीतर 40 लाख कैसे हो गई 14.5 लाख से? ये लोग वही हैं जो एसआईआर के दौरान बिहार से भागे, ये वो लोग वही हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर के बाद नेपाल की ओर गए हैं, कई देशों में गए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, नेपाल भी जा रहे हैं। इसीलिए नेपाल की डेमोग्राफी बदल रही है। तो निश्चित तौर पर एसआईआर एक प्रभावी मुद्दा रहेगा, लेकिन टीएमसी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, वाम के लिए नहीं, ये मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि देखिए यहाँ और लोगों को बसाया गया था, किस तरीके से ममता बनर्जी बसाई हुई थी, संरक्षण दिया जा रहा था। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि आपके संसाधनों पर विदेशी लोग पल रहे थे
और उन्हें ममता बनर्जी बढ़ा रही। ठीक है, बेहद शुक्रिया प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार टू बंगाल का जो ये सफ़र है वो अब कहीं ना कहीं एक ही ट्रैक पर नज़र आ रहा है, लेकिन इस बार ये पटरी किसके लिए रेल का रास्ता खोलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।